आज हमारे सामने हिस्ट्री का चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है जब हम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को वर्ड को ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा इंडस्ट्रीज़ और लाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ मतलब जो फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो टेक्सटाइल की हो सकती है, कॉटन की या किस क्लॉथ्स की हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। इंडस्ट्रीज़ जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो हैंडमेड गुड्स बना रहे हैं या फिनिश्ड गुड्स मशीन्स के द्वारा बन रहे हैं। तो मेनली इंडस्ट्रीज़ को स्टेबल करना इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। अब इसकी हम एज देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कहाँ से ये किस किस कंट्री में गया, कहाँ से होके गुजरा। तो अभी पहले बात करते हैं 17th एंड 18th सेंचुरी की। इस चैप्टर में मेनली दो पार्ट हैं, एक यूरोप का है, एक इंडिया का है। पहले यूरोप का डिस्कस करते हैं क्योंकि यूरोप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में हेल्प करेंगी समझने में। हाँ, तो अब बात करते हैं पहले 17th एंड 18th सेंचुरी यूरोप में। तो यूरोप में क्या था, 17th और 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, फिर भी एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा ग्लोबलाइजेशन, जो कि आज हमको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है क्योंकि हम कंट्रीज़ को लिंक कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बेसिस पे या गुड्स के बेसिस पे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन अगर हम देखें पास्ट में तो 114 BC से चल रहा था। ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो कि 17th और 18th सेंचुरी से पहले से चल रहा है। और अब बात करते हैं यूरोप में। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया नहीं था, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था जिसका नाम था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो मर्चेंट्स और पीजेंट्स थे वो अपना प्रोड्यूस करते थे गुड्स। और तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अभी यहाँ पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज तो लगी नहीं थी यूरोप में। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपॉइंट करते थे लेबर को, वो अपने फील्ड्स पे काम करते थे और उनके गुड्स को फिनिशिंग देते थे। ये तो इनके गुड्स को फिनिशिंग देने के लिए ये लोग इसको भेजते थे लंदन, जिसको लंदन को बाद में एक तरीके से फिनिशिंग सेंटर भी बोला जाने लगा। अभी इन लोगों के पास फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन ये लोग लेबर जो अपॉइंट करते थे वो विलेज वाली लेबर अपॉइंट करते थे, सिटीज़ वाली लेबर अपॉइंट नहीं करते थे। इसके कुछ एडवांटेजेस भी थे, जैसे कि विलेज वाली लेबर्स जो थी वो जहाँ तक कि प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी, प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे। दूसरा बेनिफिट, ये लोग लो वेजेस पे काम कर लेते थे, तो इसीलिए ये लोग जो थे विलेज की लेबर्स को अपॉइंट करते थे। अब जब ये गुड्स बन जाता था इन लोगों से तो ये लोग इसको लंदन भेजते थे फाइनल टच के लिए। इसके बाद 1730 के बाद, आफ्टर 1730 इन यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और 1730 के बाद कॉटन की मेनली कॉटन की इंडस्ट्रीज लगने लगी। और ये जो पहली इंडस्ट्री लगी वो इंग्लैंड में लगी थी 1730 में कॉटन की। तो ये जब कॉटन की इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगने लगी तो लोग माइग्रेट होने लगे। और ऐसे ही हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा कि ये लोग उल्टा माइग्रेट हो रहे थे, मतलब जहाँ इन लोगों को सिटीज़ के लेबर को अपॉइंट करना चाहिए था वहाँ पे ये लोग विलेज की लेबर को अपॉइंट कर रहे थे। तो ये बात तो क्लियर हुई कि 1730 में पहली कॉटन मिल लगी, कॉटन की इंडस्ट्री लगी इंग्लैंड में। इसके बाद आता है हमारा, अब जो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, लेबर्स काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जो है अब इन्वेंशन भी करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, इन्वेंशन भी होने लगे। कुछ मेजर इन्वेंशंस हुए थे, जैसे कि स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया था जेम्स हैरी। स्टील इंजन का इन्वेंशन किया था जेम्स वॉट ने। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ों के इन्वेंशन होने लगे धीरे धीरे। कार्डिंग का जो मेनली कॉटन के लिए इन्वेंशन हुए पहले, क्योंकि कॉटन आई थी। इसके बाद
आयरन और स्टील की इंडस्ट्री भी लगने लगी। अब आते हैं गुड्स पे। अब गुड्स दो टाइप के होने लगे, पहले हैंडमेड गुड्स और दूसरा फिनिश्ड गुड्स। ये हैंडमेड गुड्स जो थे ट्रेडिशनल टाइम से चल रहे थे, और हैंडमेड गुड्स का एक बेनिफिट और था, इन लोगों को पैसा अच्छा मिल जाता था। कैसे? इसकी डिमांड एरिस्टोक्रेट्स करते थे, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। एरिस्टोक्रेट वहाँ की जो रिच क्लास होती थी उसको बोलते। तो जो हैंडमेड गुड्स थे उसकी डिमांड एरिस्टोक्रेट्स ज़्यादा करते थे। फिनिश्ड गुड्स वो होते थे जो कि मशीन से बनते थे। इसके बाद ये गुड्स ऐसे इन लोगों ने दो उसमें डिवाइड कर दिए। अब आते हैं लाइफ ऑफ वर्कर्स की। जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनकी लाइफ देखना भी ज़रूरी है। हमने इन्वेंशन कर ली है, इंडस्ट्रीज सेटअप कर ली, हमने मशीन्स बना ली। अब आते हैं एक वर्कर है, जो नॉर्मल वर्कर जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको क्या इफेक्ट हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहला इफेक्ट जो पड़ा, वो लोग हैंडमेड गुड्स बना रहे थे। अब इंडस्ट्रीज आ गई, मशीन से जो है चीज़ें बनने लगी, तो इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। इन लोगों को जो है काम करने के लिए और लो वेजेस मिलने लगे। सेकंड, जो सिटीज़ के वर्कर्स थे, वो विलेज के वर्कर्स थे, वो लो वेजेस पे काम कर रहे थे, इसलिए सिटीज़ के वर्कर्स तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। थर्ड जो इसका पॉइंट आया वो ये आया, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। एक वुमेन है जो कि पिछले 10 साल से सिलाई कर रही है और अपने हाथ से सिलाई करती है। अब 10 साल बाद मशीन आ जाती है सिलाई की, तो लोग सिलाई मशीन से सिलाई करवाने लगते हैं, तो वो जो लेडी है वो लॉस में जाएगी ना। तो इसीलिए ये लोग अपोज करने लगे मशीन्स को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को। इसके बाद क्या हुआ, तो ये कुछ समय के बाद सही हो गया। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, तो इंडस्ट्रीज़ खुद तो चल के आएंगी नहीं, इंडस्ट्रीज़ को बनाना पड़ेगा। और इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम आगे आया। कंस्ट्रक्शन वर्क्स, रेलवेज़, रोडवेज़, वाटरवेज़, ये सब के लिए जो हैं इन लोगों को अपॉइंट किया गया, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो फीचर था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद आते हैं इंडिया पे। अब यूरोप ख़त्म हुआ, यहाँ पे इंडिया पे आते हैं। इंडिया जो था प्री कॉलोनी, यानी कि पहले ब्रिटिश की कॉलोनी बनने से पहले कैसा था, पहले वो समझते हैं। सिल्क और कॉटन इंडिया की बेस्ट क्वालिटी थे और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड थी। कॉलोनी बनने के बाद अब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, तो कहीं ना कहीं तो एक्सपोर्ट हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। तो ये एक्सपोर्ट होते थे गुजरात से। गुजरात का एक पोर्ट था सूरत, वहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। और बाकी ईस्ट से हुगली एयरपोर्ट था, हुगली पोर्ट था, जो कि कैलकाटा और बंगाल के बीच में था, वहाँ से ये एक्सपोर्ट होते थे। अब ब्रिटिशर्स आए, इन लोगों ने हमें कॉलोनी बनाया। तो इसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने ये जो पहले के हमारे पोर्ट थे गुजरात और हुगली, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। मतलब इन लोगों ने नए पोर्ट बनाए, बॉम्बे और कलकत्ता, जिन्होंने हमारे जो ओल्ड पोर्ट्स थे उसको कोलैप्स कर दिया। इसके बाद जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगा वो यहीं से होने लगा, मतलब बॉम्बे और कलकत्ता से। फिर इन लोगों ने कंपनियां लगाई, इंडस्ट्रीज़ लगाई, ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई। अब क्या हुआ, इन लोगों ने जो सामान्य जनता थी इसको तो गुलाम बना लिया, लेकिन जो वीवर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, इन लोगों से तो इनको दोस्ती से रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्हीं से तो जो है कंपनी इकोनॉमिकली अच्छी होगी। तो नई पोस्ट बनाई वीवर्स के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए मेनली, मतलब वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए गो मास्टर्स इन लोगों ने अपॉइंट करना स्टार्ट किए। ये लोग क्या करते थे, सुपरवाइज करते थे जो ये वीवर्स हैं उनको, कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। बाकी ये एक चीज़ और करते थे कि इन लोगों को लोन देते थे एडवांस में। जो वीवर्स हैं, जो कमज़ोर यानी कि स्मॉल वीवर्स हैं, जिन लैंडलेस फार्मर्स हैं, इन लोगों पे पैसा नहीं रहता था अपना प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये लोग क्या करते थे, इनको लोन दे देते थे एडवांस में, और फिर सस्ते में इनसे क्रॉप्स खरीद लेते थे। इसी वजह से बहुत सी रिवॉल्ट हुए इन दोनों के बीच में। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स पे, जो कि कुछ फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स थे इंडिया के। फर्स्ट आते हैं द्वारका नाथ टैगोर पे। ये हमारे एंटरप्रेन्योर थे, इन्होंने पहली बार 6 जॉइंट कंपनीज इस्टेब्लिश करी थी इंडिया में। 6 जॉइंट कंपनीज
इन्होंने पहली बार इस्टेब्लिश करी थी इंडिया में। इसके बाद सेकंड हम सब जानते हैं जमशेदजी टाटा, इन्होंने जमशेदपुर में जो है पहली आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लगाई थी। थर्ड आते हैं सेठ हुकुमचंद, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में अपना फर्स्ट जूट मिल स्टेबल किया था। तो ऐसे ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने पहली बार अपना जो है इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी। अब कुछ इनमें दिक्कत आने लगी। कैसे? ये जो ब्रिटिशर्स थे ये नहीं चाहते थे कि ये लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ इसी का हक था कि वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स को ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो फाइनल गुड्स जो होता था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्ट करती थी। इसी वजह से थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी में गिरावट आई। बाद में ये सब ठीक हो गया था, वो भी अभी समझेंगे। इसके बाद आते हैं एक मैनचेस्टर्स और बाकी सारी इंडस्ट्रीज थी जो इंग्लैंड में फॉर्म होने लगी। ये लोग क्या करते थे कि जब ये मैनचेस्टर्स और बाकी इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड में लगाई गई तो पहले तो इंग्लैंड इंपोर्ट करता था चीज़ें, बाकी देश से। लेकिन अब वो क्या करने लगा कि अब उसने इंपोर्टिंग पे टैक्स लगा दिया। मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ और मेरे को इंपोर्ट करना है इंग्लैंड में कुछ, यानी कि मेरे को बेचना है कुछ इंग्लैंड में बेचना है, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा उसके लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्टिंग नहीं करूँगा, मैं बंद कर दूँगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि अब इंपोर्टिंग तो बंद कर ली, लेकिन ये रिवर्स ट्रेड करने लगे, यानी कि पहले इंपोर्ट करा रहे थे अब एक्सपोर्ट कराने लगे। जो कल्टिवेशन ये कर रहे थे, जो प्रोडक्शन ये कर रहे थे, अब इसको ये एक्सपोर्ट करने लगे। इससे एक भारी नुकसान हुआ इनको, आगे अभी देखते हैं। रिवर्स ट्रेड जो कि इंग्लैंड ने अपनाई थी, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने। अब क्या हुआ, 1914 का समय आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब मैनचेस्टर जो पूरे ऑल इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्टिंग कर रहा था, वो अब 1914 का समय था, इंग्लैंड भी इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी। तो यूरोप की बहुत सी कंट्रीज जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी, इंगेज थी। तो ये लोग क्या करने लगे कि सारी जो भी चीज़ें थी वो सिर्फ सोल्जर्स के लिए बनाने लगे। वो कपड़े हों, चाहे वो कॉटन के क्लॉथ्स हों, या वो हथियार हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ सोल्जर्स के लिए बनाने लगे। इसका एक बहुत कह सकते हैं डिसएडवांटेज इनको झेलना पड़ा आगे। क्यों? क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मार्केट को ये एक्सपोर्ट कर रहे थे चीज़ें, अब एकदम से सिर्फ अपने सोल्जर्स को देने लगे, तो वो लोगों की मांगें कहाँ से पूरी होंगी। इसलिए फिर इंडिया का जो एक्सपोर्टिंग सिस्टम था वो फिर से चलने लगा, इंडिया फिर से ट्रेड करने लगा। इसके बाद 1917 के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो मैनचेस्टर उतना जो रिटर्न नहीं कर पाया अपनी पोजीशन पे, उतना रिकवर नहीं हो पाया। और इसके बाद आते हैं 1941 पे, जब इंडिया बहुत आगे जा चुका था, मतलब बोलते हैं ना क्रांति आ गई थी एक तरीके से। 1941 में जो थे फ्लाई स्टिक्स बन गए थे बहुत से। इसके बाद एक टॉपिक आता है एडवर्टाइजमेंट, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब किसी चीज़ को फैलाना, हमारे लोगों में किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना, बाकी लोगों तक पहुंचाना और बाकी लोग जाने हमारे प्रोडक्ट के बारे में या पर्टिकुलर क्लॉथ के बारे में या जो भी चीज़ का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को, उसके बारे में। तो ये एडवर्टाइजमेंट बहुत कह सकते हैं बेनिफिशियल रहा इंडिया के लिए। कैसे? ये एडवर्टाइजमेंट ब्रांड, यानी कि जैसे आज पहनते हैं हम लोग नाइकी का ब्रांड या एडिडास का ब्रांड, तो ये इस ब्रांड को जो है कह सकते हैं स्प्रेड करने के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहा। बाकी गॉड, जैसे कि गॉड्स हैं हमारे हिंदूज़ में, बहुत सारे गॉड्स हैं, तो ये लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करने लगे जिससे सेल बूस्ट हो गई। इसके बाद स्वदेशी, यानी कि जब स्वदेशी मूवमेंट चला उसमें भी बेनिफिशियल रहा। उसमें किसी ने गांधी जी का चित्र बना लिया, किसी ने चश्मा बनवा लिया, तो ऐसे जो है एडवर्टाइजमेंट बहुत बेनिफिशियल रहा हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू।